दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं कोमल शर्मा और हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज, जिसमें कि आज लेक्चर नंबर 3 है और हम करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का बेस क्लियरिंग टॉपिक, दैट इज केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड में हमने देखा था कि दो टाइप के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड हम कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के मतलब क्या होते हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो देखो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहला टाइप होता है आयनिक बॉन्ड। सबसे पहला टाइप होता है आयनिक बॉन्ड। तो आज हम जानने वाले हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड की अगर बात की जाए तो देखो यहां पर क्या होगा, आयंस की फॉर्मेशन होती है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयंस की फॉर्मेशन होती है। आयंस की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है चलिए देखते हैं। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर होता है। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देखो अब तक हमने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने देखा है शेयरिंग हुई है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, केवल शेयरिंग होती है। दोनों शेयर करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बात करें सोडियम की, अगर सोडियम की बात करें, सोडियम और क्लोरीन ये दोनों क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करेंगे और आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ऐसा क्यों? सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11। ठीक है, 11 होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इसके पास इस तरीके से होता है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो यहाँ पर अगर 11 इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ पर प्रोटीन भी तो 11 ही होंगे। ठीक है ना, हमने पढ़ा है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। तो यहाँ पर 11 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, यहाँ अगर बात करें तो 17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 ही प्रोटॉन होते हैं। लेकिन सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये फुली स्टेबल हो जाता है। और क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम क्या करता है, सोडियम अपना जो इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को। जो ये सोडियम है ये अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये ट्रांसफर करता है तो Na और Cl के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो एक सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना देते हैं। अब ये दोनों ही स्टेबल हैं। अब ये दोनों ही स्टेबल हैं और ये जो बॉन्ड बना है ये आयनिक बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड बना है ये आयनिक बॉन्ड है। अब यहाँ पर आयंस कैसे बनते हैं, अब सोडियम ने क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ऐसा एटम जिस पर कोई चार्ज होता है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, उसको फिर आप आयंस कहते हैं। कोई भी एटम जिस पर कोई चार्ज है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, अब आप इसको आयंस कहेंगे। तो क्योंकि आयनिक बॉन्ड के लिए सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो दोनों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे, तो अब वो आयंस हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि आयंस की फॉर्मेशन होती है, ये क्लियर हुआ कैसे होती है। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए मतलब आयन बॉन्ड की फॉर्म करने के लिए आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है। अब अगर आपका सवाल ये है कि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्लोरीन पर नेगेटिव क्यों आया है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखो हमने पढ़ा था कि सोडियम के पास 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। अब इसने क्या किया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, यानी कि अब कंडीशन ये है कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है बट 11 प्रोटॉन है। क्योंकि प्रोटॉन तो उसने अपना नहीं दिया है ना, प्रोटॉन का नंबर तो सेम ही रहेगा। अब 10 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, कट जाएंगे
उसके बाद फिर एक प्रोटॉन बचेगा, और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, इसलिए सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, यहाँ की अगर कंडीशन देखते हैं तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी कि अब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, जबकि प्रोटॉन सेम ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन ना ही तो लिए गए हैं ना ही दिए गए हैं। अब 17 प्रोटॉन से 17 इलेक्ट्रॉन कट आउट, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और पॉजिटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनायन, उसको हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, उसको बोलते हैं एनायन। जिसके पास पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं कैटायन। उसको याद करने का तरीका एक मेरा तो ये है कि ये जो एनायन है, एनायन में क्या है? ये जो N है यानी कि AN, एक नेगेटिव, N से मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो आप अगर एनायन इस तरीके से याद कर लेंगे तो कैटायन तो खुद याद ही हो जाएगा। ठीक है, एनायन में क्या है? N से आप याद रख सकते हैं कि एनायन नेगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं। अब अगर एनायन नेगेटिव वाला है तो कैटायन पॉजिटिव वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयंस की फॉर्मेशन होती है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, और आयनिक बॉन्ड बनने के बाद आयंस फॉर्म हो जाते हैं। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है यानी कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, जिस पर नेगेटिव चार्ज आया है यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, और जिस पर नेगेटिव आता है उसको हम एनायन बोलते हैं। आई होप आपको आयनिक बॉन्ड समझ आ चुका है। अब हम आगे करने वाले हैं दूसरा टाइप नॉन कोवेलेंट बॉन्ड का, जो कि होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो कि होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में हम एक टाइप पढ़ चुके हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जैसे कि नाम से इंडिकेशन है, यहाँ पर हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हाइड्रोजन से काम चल जाएगा। कुछ कंडीशंस यहाँ पर होती हैं। कंडीशन ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करेगा, इसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए, जो कि होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करेगा, इसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले से ही किसी ऐसे एटम से अटैच हो जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जिसमें कि आता है फोन यानी कि FON। ठीक है, अब आपने कोई और मॉलिक्यूल लिया है, जैसे कि यहाँ आपने कोई और मॉलिक्यूल लिया है जो कि हाइड्रोजन से ही अटैच है और ये भी फोन से अटैच है, यानी कि F या फिर O या फिर N। तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा इसके साथ में, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा उस F के साथ में। तो ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि जब एक हाइड्रोजन पहले से ही किसी ऐसे एटम के साथ में अटैच हो जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर वो क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है उस एटम के साथ में जो कि फिर से एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ठीक है, तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका सबसे बढ़िया सा एग्जाम्पल ये है वाटर। वाटर कैसे है? देखो, हमने लिया है HO। ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये कौन सा होता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पर मैंने एक और हाइड्रोजन H2O का मॉलिक्यूल लिया है, एक यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है वो F या O या N से अटैच हो। तो ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई है कि ये हाइड्रोजन किससे अटैच है? O से अटैच है, यानी कि O से अटैच है। अब ये जिस भी एटम के साथ अटैच होगा वो भी कैसा होना चाहिए? या तो F या तो O या तो N। तो यहाँ पर ये है, तो ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ऐसे ये हाइड्रोजन भी यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या कर सकता है? ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये जो मैंने कंप्लीट बनाया है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये जो डैश में है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है।
ठीक है। तो वॉटर, कंप्लीट वॉटर फॉर्म होने में दो टाइप के बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और अगर H2O मॉलिक्यूल की बात की जाए तो H2O मॉलिक्यूल के लिए केवल एक ही बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर H2O कंपाउंड की बात की जाए, यानी कि पानी की बात की जाए, तो उसमें दो बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। दो टाइप कौन से होते हैं? एक होता है इंटरमोलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और सेकेंड टाइप होता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में डिफरेंस ये है, इंटरमोलिक्यूलर का मतलब है कि अगर एक, यानी कि दो सेपरेट मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसको कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल, टू या फिर उससे ज्यादा, यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विदिन अ मॉलिक्यूल, यानी कि अगर एक ही मॉलिक्यूल में बनते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। इसका एग्जाम्पल अभी हम देख के आए हैं, H2O और H2O। क्योंकि देखो ये सेपरेट मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, तो ये हो जाएगा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकल, यानी कि हमने कार्बन लिया, इससे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पर OH अटैच है। इसके साथ में ही फिर एक और, क्योंकि ये इथाइल ग्लाइकोल है तो यहाँ पर भी ऐसा होगा और यहाँ पर भी ऐसा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, लिख लेते हैं इथाइल ग्लाइकोल। ये पूरा एक ही है, ये पूरा एक ही है। तो कैसे हो जाएगा? अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन जो है वो अटैच होना चाहिए ऑक्सीजन, फ्लोरीन या तो नाइट्रोजन से। यहाँ पर ये ऑक्सीजन से अटैच है। और जो दूसरा हम देखने वाले हैं वो भी क्या होना चाहिए, या तो F या तो O या तो N। तो ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो चुका है और एक ही मॉलिक्यूल में हुआ है, यानी कि ये सेम एक ही मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यानी कि अगर दो सेपरेट मॉलिक्यूल के बीच में बनता है तो उसको आप कहेंगे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्म होता है तो आप कहेंगे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये है दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप आपको समझ आई होगी। तो अगर समझ आई है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले बॉन्ड पर, जो कि होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अगर आपको याद है तो हम नॉन कोवेलेंट में दो बॉन्ड कर चुके हैं, आयनिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ये क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्या होते हैं? द इंटरेक्शंस that form between non-polar molecules,
अब आपको ये तो पता ही है कि नॉन पोलर क्या होते हैं, अभी हमने देखा है, जिनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता उनको हम नॉन पोलर कहते हैं, और नॉन पोलर को हम हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं, इनको हम हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। और हाइड्रोफोबिक से मतलब है जो कि वाटर हीटिंग होते हैं, यानी कि वो पानी को पसंद नहीं करते, पानी को पसंद नहीं करते, ठीक है, यानी कि पानी को पसंद नहीं करते हैं तो उनको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक को हम नॉन पोलर भी बोलते हैं। तो जैसे कि इसका अगर एग्जांपल देखते हैं, सपोज करो आपके पास एक बीकर है और इस बीकर में पानी भरा हुआ है, इस बीकर में पानी भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, इस बीकर के अंदर कुछ ऑयल की ड्रॉपलेट्स डाल दी हैं, कुछ ऑयल की ड्रॉपलेट्स डाल दी हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो ऑयल होता है ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है, जो पानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब क्या है कि अगर वो ऐसे अलग अलग रहेंगे सारे नॉन पोलर, यानी कि ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट है अगर अलग अलग रहती हैं तो क्या होगा, अलग अलग रहेंगी तो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई होंगी, और ये नहीं चाहते कि वाटर इनको टच करे क्योंकि ये नफरत करते हैं पानी से। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इस तरीके से ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड कॉल्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। कैसे, इस तरीके से, इस तरीके से ये इकट्ठे हो जाते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि अब ये थोड़ा सा कम पानी से अटैच रहेंगे, यानी कि इनकी जो इनर सरफेस है वो तो पानी से बची रह जाएगी, बस केवल बाहर वाली ही पानी के कांटेक्ट में रहेगी। तो जिस हेल्प मतलब जिस बॉन्ड की हेल्प से इकट्ठे हुए हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बोलते हैं, ठीक है, उसको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बोलते हैं। हमने कर लिया है, ये आगे मूव करते हैं। सेकेंड जो हमारा लास्ट वाला है, वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये क्या होते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, दैट फॉर्म बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं उनको हम वैन डर वाल्स फोर्स बोलते हैं, और ये काफ़ी वीक होती हैं, ये काफ़ी वीक इंटरेक्शंस होती हैं, वेरी वीक इंटरेक्शंस। वेरी वीक इंटरेक्शंस होती हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस के बीच में, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें, देखो हमने लिया है एक ऑक्सीजन, हमने लिया एक ऑक्सीजन और यहाँ पर एक ऑक्सीजन लिया है, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट क्यों, क्योंकि ये दोनों शेयरिंग से बनते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों शेयरिंग से बनते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं इसके द्वारा, यानी कि फर्स्ट ऑक्सीजन करता है और 2 इलेक्ट्रॉन करता है सेकंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो बनता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन ये तो हमने बात की है एक मॉलिक्यूल की, ये तो हमने बात की है एक मॉलिक्यूल की। लेकिन अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ O2 गैस की, ठीक है ना, एक बीकर आपने लिया, एक सिलेंडर आपने लिया, इसके अंदर आपने O2 गैस को मतलब यानी कि काफ़ी सारे O2 मॉलिक्यूल ऐड कर दिए हैं। अब ये सारे O2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं एक साथ में, ठीक है, कंबाइन हो जाते हैं, तो ये बना देते हैं O2 गैस। और जिस तरीके से ये कंबाइन हुए हैं, जिस बॉन्ड की हेल्प से ये कंबाइन हुए हैं, उसको बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, उसको बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। अगर ये समझ आया है तो आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर आपको ये समझ आया है तो मुझे बताइए कि अगर मैं बात करती हूँ N2 गैस की, N2 गैस की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो यहाँ पर मुझे ये बताओ कि द एटम, मतलब मुझे बताना है फोर्स दैट join the atoms of O2।
और सेकंड फोर्स आपको बतानी है, फोर्स that join O2 molecules, ठीक है। N2 गैस है आपके पास, आपको बताना है कि वो फोर्स जो कि ज्वाइन करती है O2 के एटम्स को और वो फोर्स जो कि ज्वाइन करती है O2 मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो आंसर बहुत ही सिंपल सा है कि जो हाइड्रोजन के एटम को जोड़ता है वो फोर्स है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। और ऐसा फोर्स जो कि O2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है वो है वंडरवॉल्स फोर्स है, ठीक है। तो देखो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने सारे बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड भी हमारे हो चुके हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड भी हमारे हो चुके हैं। अब लास्ट बात आती है हमारे एनर्जीज ऑफ दीज केमिकल बॉन्ड, यानी कि जितने भी हमने केमिकल बॉन्ड पढ़े हैं उनकी एनर्जी कैसी होती है, मतलब किसकी ज़्यादा होती है। तो अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड की होती है, कोवेलेंट बॉन्ड की होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग में आता है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन कोवेलेंट की, और नॉन कोवेलेंट में कौन है, सबसे पहले है आयनिक, फिर हाइड्रोफोबिक के बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद आता है वंडरवॉल्स फोर्सेस। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर आयनिक बॉन्ड, फिर हाइड्रोफोबिक, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। तो देखो दोस्तों अभी हमने क्या कर लिया है, अपने अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें जो हम कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में हमने, एक मिनट रुकिएगा, यस, तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये हो चुका है, केमिकल बॉन्डिंग हो चुकी है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगा कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब की स्ट्रक्चर कंपोजिशन हम पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।